हेलो स्टूडेंट्स, देखो केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ चुके हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें कंसंट्रेशन का प्रभाव, टेम्परेचर का प्रभाव, कैटलिस्ट का प्रभाव और साथ ही साथ सरफेस एरिया बढ़ने पर या घटने पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये सब हम बात कर चुके हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन था। इसके बाद चलिए बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में हम दो तरह की रिएक्शंस को क्लासिफाई करेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हम पहले भी कह चुके हैं एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती हैं जो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं। रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स इन अ सिंगल स्टेप। जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती हैं जिनमें कई स्टेप के बाद में प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। तो लिखो हेडिंग मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन का मतलब कोई रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टिंग, रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो एक सिस्टमेटिक स्टेप वाइज प्रोसीजर क्या है? तो वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व सिस्टमेटिकली इन द कन्वर्जन ऑफ द रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैकेनिज्म। तो इट इज द कलेक्शन ऑफ वेरियस steps involved through which reactants are systematically converted into products. तो गाइस, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में इट इज अ कलेक्शन ऑफ द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व थ्रू विच रिएक्टेंट्स आर सिस्टमेटिकली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए तो बीच बीच में कौन से स्टेप्स आए? पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। कलेक्शन ऑफ ऑल दीज स्टेप्स इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। विद रिस्पेक्ट टू द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, एलिमेंट्री और सिंपल रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यहीं पे डिफाइन कर देंगे, कॉम्प्लेक्स और कंपोजिट रिएक्शन। वो नाम से ही मालूम पड़ता है, कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। सिंगल स्टेप रिएक्शन को बोलते हैं एलिमेंट्री और सिंपल रिएक्शन। इन्वॉल्व्स नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, इन्वॉल्व्स नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, कोई इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होता। तो इट इन्वॉल्व्स नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, इसे बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ reactants molecules, yes, summation of the stoichiometric coefficient of the elementary reaction, sum of stoichiometric coefficient of reactants, but this is strictly applicable only for elementary reaction. अब एक नया शब्द आया, मॉलिक्यूलरिटी। क्या है मॉलिक्यूलरिटी? डिफाइन करेंगे, अभी रुको थोड़ा सा। तो एलिमेंट्री रिएक्शन वो जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हों, इसके अंदर कोई इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होता, और इनका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, जैसे मान लो ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये मान लो फॉर रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हैं, मान लो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो इट इज समथिंग लाइक दिस। बस ये ट्रांजिशन स्टेट बन गया, नो इंटरमीडिएट, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट्स, नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। ये था, दिस वाज ऑल अबाउट एलिमेंट्री रिएक्शन। कोई इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं है, एक ही स्टेप में रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट वाया द फॉर्मेशन ऑफ द हाइपोथेटिकल स्टेट कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा, इस केसेस में मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द
elementary reaction is equal to the order of reaction is equal to summation of the stoichiometric coefficients of reactants. अच्छा, बात करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की. व्हाट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? विच कंप्लीट्स in 2 or more number of steps involving at least one involving at least one intermediate. कम से कम एक इंटरमीडिएट इन्वॉल्व जरूर होता है. एंड द ग्राफ वुड बी लाइक दिस. पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. ये ग्राफ मान लो इस टाइप के. ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गए प्रोडक्ट, ये ट्रांजिशन TS1, ये ट्रांजिशन स्टेट TS2 एंड दिस इज इंटरमीडिएट. दिस इज इंटरमीडिएट. मैं चेक कर लूं कोई कट तो नहीं गया नीचे से. हाँ बस ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया लिखने में, बट समझ जाएं ये रिएक्टेंट हैं. मैं ऊपर बना दूं क्या दोबारा? चलो ये तो बना ही दिया मैंने, दोबारा बना देता हूं. आप एक बारी बनाना. मैं ऊपर की बात ये हटा रहा हूं. लिख लो पूरी बात, नोट इट डाउन. मैं डायग्राम दोबारा बना देता हूं, थोड़ा छोटा बन गया है. इस डायग्राम को दोबारा बनाएं तो इट इज लाइक दिस. पोटेंशियल एनर्जी, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन एंड लाइक दिस. दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट 1, this is transition state 2 and this is intermediate. अच्छा एक बात ध्यान दो, ट्रांजिशन स्टेट्स हाइपोथेटिकल होते हैं बट इंटरमीडिएट और नॉट. इंटरमीडिएट्स तो आइसोलेट हो जाते हैं और उनको हम स्पेशल कंडीशंस में ऑब्टेन भी कर सकते हैं. तो दिस इज इंटरमीडिएट स्पीशीज. तो इस तरीके से आप ये डिफाइन करते हो, इस तरीके से रिएक्टेंट. सो लाइक दैट यू डिफाइन. तो कम से कम एक इंटरमीडिएट तो जरूर बनेगा और कम से कम 2 स्टेप्स तो होंगे इन द कंपोजिट और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. अच्छा इसमें एक और पॉइंट लिखेंगे. नेक्स्ट, मान लो कई स्टेप्स हैं किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, कई स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है, तो एवरी स्टेप इज कंसिडर्ड टू बी द एलिमेंट्री स्टेप. तो एवरी स्टेप इन्वॉल्व्ड in a complex reaction is elementary step. हर एक स्टेप अपने आप में एक एलिमेंट्री स्टेप होता है और यहीं पे एक टर्म डिफाइन होता है मॉलिक्युलरिटी. ऑब्वियसली मॉलिक्युलरिटी किसी स्टेप की डिफाइन होगी ऑफ a step of reaction is defined as number of atoms, ions, molecules which form transition state and finally convert into product. ये नीचे वाली पॉइंट हटाएंगे, वो लिखा हुआ है आपने. सुनो क्या बात कही जा रही है. मॉलिक्युलरिटी किसी स्टेप की, हर स्टेप की मॉलिक्युलरिटी अलग अलग हो सकती है. एलिमेंट्री मॉलिक्युलरिटी ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन का कोई सेंस नहीं है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में, क्योंकि फर्स्ट स्टेप की मॉलिक्युलरिटी 1 हो सकती है, सेकंड स्टेप की 2 हो सकती है. तो देयर इज नो सेंस ऑफ टॉकिंग अबाउट द मॉलिक्युलरिटी ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन. तो मॉलिक्युलरिटी इंडिविजुअल स्टेप्स की डिफाइन हो सकती है. एंड व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी? मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए स्टेप ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स which form transition state and finally convert into product.
तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स which collide and form the transition state and finally convert to the product. These many number of molecules or atoms or ions is called molecularity. So molecularity can be 1, 2, rarely 3, but not found to be more than 3 and cannot be fractional, negative or 0. लिखो इस बात को. Molecularity is generally वन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहलाएगी, यूनिमोलिकुलर, और 2 बाईमोलिकुलर, और रेयरली 3 टरमोलिकुलर एंड नॉट ऑब्जर्व्ड to be more than 3 as the probability or chances of 4 or more molecules colliding simultaneously is extremely low. सुनो क्या बात कही गई, जरा देखो क्या कह रहे हैं ये. हर स्टेप अपने आप में एक एलिमेंट्री स्टेप है, ठीक है. मॉलिक्युलरिटी किसी स्टेप की डिफाइन होगी, ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी का कोई सेंस नहीं बनता, और हर स्टेप की मॉलिक्युलरिटी अलग अलग हो सकती है. एंड व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी? नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, दैट इज कॉल्ड molecularity. Molecularity is usually 1 unimolecular, 2 bimolecular, sometimes 3 termomolecular, and not observed to be more than 3 as the probability or chances of 4 or more molecules colliding simultaneously is extremely low. एक साथ 4 मॉलिक्यूल टकराएं और उनमें टाइम लैग बिल्कुल भी ना हो, इस बात के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं. सो इसलिए मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर यूनिमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर, समटाइम्स टरमोलिकुलर. दे हैव नो टेट्रामोलिकुलर वाले रिएक्शंस बहुत ही रेयर, मतलब नहीं पाए जाते, दे आर नॉट ऑब्जर्व्ड. अच्छा, मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी can't be 0 or negative or fractional. It cannot be 0, negative or fractional. It has to be a number like 1, 2 और 3. बस ये 3 पॉसिबिलिटी हैं मॉलिक्युलरिटी की, और मॉलिक्युलरिटी ओवरऑल रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइन नहीं होती. तो ये बात याद रखने वाली है, याद रखें. जैसे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, लेट अस टेक सम एग्जाम्पल्स. मैं ये एग्जाम्पल्स बता देता हूँ. जैसे हाँ, बिल्कुल, जैसे यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस के जो कॉमन एग्जाम्पल होते हैं वो रीअरेंजमेंट एंड डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन और रीअरेंजमेंट डिकम्पोजिशन ऑफ रीअरेंजमेंट, सही से लिख देते हैं. रिएक्शन आर यूनिमोलिकुलर. जैसे एग्जाम्पल, मान लो एक कंटेनर में ओजोन गैस भरी हुई है. ये मान लो हीलियम गैस और भर दी साथ में. हमने एक कंटेनर ले लिया जिसमें ओजोन का डिकम्पोजिशन हो रहा है और हीलियम गैस के साथ टकराया और ओजोन गैस एनर्जाइज्ड हुआ. दिस इज कॉल्ड एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल, क्योंकि जब कोलिजन होता है साथ में हीलियम है ये.
तो ये गैसेस स्टेप्स में ओजोन हीलियम के साथ टकराया, हीलियम ने सम ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट टू ओजोन, ओजोन इज एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल और हीलियम की एनर्जी घट गई। अब ये हो गई बाइमॉलिक्यूलर स्टेप। दिस इज बाइमॉलिक्यूलर स्टेप है ये। अब ये ओजोन जो एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल है ये डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोजिशन O2 प्लस O में, एंड दिस इज यूनिमॉलिक्यूलर। तो एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल का डिकम्पोजिशन, तो डिकम्पोजिशन और रीअरेंजमेंट रिएक्शंस आर यूनिमॉलिक्यूलर। और एक एग्जांपल जैसे CH2 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 साइक्लोप्रोपीन है, ये रीअरेंजमेंट हो जाता है इसका। और रीअरेंजमेंट के बाद इट फॉर्म्स CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट बना। सो ये भी एक यूनिमॉलिक्यूलर स्टेप है। तो दिस रिएक्शन और स्टेप इज यूनिमॉलिक्यूलर। अच्छा, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, दो रिएक्टेंट्स करें, जैसे मैंने वो एग्जांपल बताया था बाइमॉलिक्यूलर की एक रिएक्शन जैसे NO, ओजोन लेयर डिप्लीट होती है NO से, NO जनरली फ्रॉम द एग्जॉस्ट ऑफ सुपरसोनिक जेट्स, बनाता है NO2 प्लस O2। ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। So like that, these are the common examples. Bimolecular reaction है, these are unimolecular step, this is bimolecular step. So like that you define. और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए खास बात यह है, एक ही स्टेप में कंप्लीट होने वाली रिएक्शन है, वो केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए आप मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन डिफाइन कर सकते हो, वरना फिर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स ही डिफाइन करना पड़ेगा फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। पूरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का कोई सेंस नहीं बनता। मॉलिक्यूलरिटी कैन बी 1, 2, कॉमनली, रेयरली 3, नेवर 4, 5, 6, कुछ भी नहीं, फ्रैक्शनल नहीं, जीरो नहीं, नेगेटिव नहीं। तो गाइज ये था मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। अच्छा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन नेवर बी, अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कांट बी एलिमेंट्री रिएक्शन। क्यों? एलिमेंट्री रिएक्शन में तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स जितने इन्वॉल्व हैं दैट इज मॉलिक्यूलरिटी, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी फिर जीरो बन जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन नॉट बी एन एलिमेंट्री रिएक्शन। याद रखें, अ यूनिमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, बट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नीड नॉट बी द एलिमेंट्री रिएक्शन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट। यूनिमॉलिक्यूलर elementary reaction is first order, but a first order reaction need not be a unimolecular reaction. जरूरी नहीं है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री बोलते ही यूनिमॉलिक्यूलर है तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर बराबर हो गया, तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, बट ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नीड नॉट बी द एलिमेंट्री रिएक्शन। तो क्या पॉइंट था इंपॉर्टेंट? फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर, and order is equal to what? Sum of the stoichiometric coefficient of reactants. मैंने लिखा भी था, मैं दोबारा लिख रहा हूं, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। sum of stoichiometric coefficient of reactants। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड, यू आर सपोज टू रिमेंबर। मॉलिक्यूलरिटी शब्द बहुत कॉमन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करते हो, ORM1, ORM2, इस तरीके से ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म ORM1, 2, 3 इस तरीके से चलते चले जाते हैं, तो उनमें ये मॉलिक्यूलरिटी वाला शब्द बहुत ही कॉमन है।
तो गाइस ये पूरी बात एक बार नोट करें। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। हमें गिवन मैकेनिज्म दिया जाता है और हमसे कहा जाता है कि रेट लॉ लिखो या ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को डिटरमिन करो, फाइंड आउट करो। उसी पे मेनली क्वेश्चन पूछते हैं जेई मेन में, जेई एडवांस्ड में और खासकर जेई मेन में। जेई मेन को बड़ा खास पसंद है ये कि राइटिंग द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बेस्ड ऑन गिवन मैकेनिज्म। बट ये पूरी बात पहले एक बार नोट करें, नोट इट डाउन। हेडिंग लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ। क्वेश्चन मेनली इसी पर आते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर रेट लॉ ही आ गया तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो आ ही जाएगा ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन गिवन मैकेनिज्म। तो डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन गिवन मैकेनिज्म। केस 1, मान लो रिएक्शन एलिमेंट्री हो। इससे आसान तो कोई केस हो ही नहीं सकता कि रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स इन द सिंगल स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन। रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स इन सिंगल स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन। ये तो सबसे आसान केस है। तो फिर तो क्या यही एलिमेंट्री है, यही रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। भाई एक ही तो स्टेप है और वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। स्लो स्टेप इज कंसिडर्ड टू बी द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो जैसे मान लो एग्जांपल है, मैंने बताया भी था NO प्लस ओजोन, डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर बाय NO। NO इज कमिंग फ्रॉम द एग्जॉस्ट ऑफ सुपरसोनिक जेट्स। तो ये NO2 बनाता है प्लस O2 बनाता है। ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। मान लो K इज द रेट कांस्टेंट। सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन यही RDS हो गया। RDS मतलब रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अच्छा, व्हाट इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप? व्हाट इज RDS? RDX नहीं, RDS। एक्सप्लोजिव नहीं है ये, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा कॉमन सा होता है, स्लोएस्ट स्टेप इन द गिवन मैकेनिज्म इज कंसीडर्ड टू बी द RDS और रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अब ये तो एक ही स्टेप में हो रहा है, तो एक ही स्टेप है, सिंगल स्टेप है, तो यही रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। जनरली द स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। कैसे? जैसे मान लो, मैं ये बड़ा कॉमन एग्जांपल है, असेंबली ऑफ कार असेंबली लाइन होती है। जैसे मारुति का प्लांट है या मानेसर में, दिल्ली के पास में, हरियाणा में मानेसर में असेंबली होती है। अब जैसे कार है, स्टेप्स होते हैं, कार आ रही है, कई बार टीवी में दिखाते भी हैं, रोबोट्स आते हैं, सब कुछ असेंबल करते हैं। कोई टायर लगा रहा है, कोई व्यक्ति है वो बैटरी लगा रहा है, कोई स्टीयरिंग लगा रहा है। मान लो कार आई, कार की बॉडी फिट हो चुकी है, पहले स्टेप में इंजन रखा, दूसरे वाले में टायर लगाए, तीसरे वाले में स्टीयरिंग लगाया और कार बाहर चली गई। पहले वाले ने इंजन लगा करके आगे बढ़ा दिया, दूसरे वाला जो है टायर लगा रहा है। टायर वाला बहुत टाइम लगा रहा है और तीसरा जो स्टेप था वो मान लो स्टीयरिंग लगा करके बाहर भेज दी कार रेडी है, बेच लो, पैसे ले लो। इंजन वाले ने काम फास्ट कर दिया, आगे बढ़ा दी, पीछे से उसके पास कार आ गई और उसने टायर वाले के पास, टायर वाला उसे लगा रहा है, पेंच कस रहा है, वो बोल्ट कस रहा है, और वो आगे वाला जो स्टीयरिंग वाला उसने अपनी कार बाहर भेज दी, खाली खड़ा। टायर लग के आएगी तो मैं स्टीयरिंग लगाऊंगा, तो वो बेचारा खाली खड़ा हो। तो इसका मतलब ओवरऑल रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार जो बाहर निकल गई, ओवरऑल रेट ऑफ प्रोडक्शन किस पे डिपेंडेंट है? फास्ट वाले लोगों पे नहीं, स्लोएस्ट वालों पे, कि 1 घंटे में कितनी कार असेंबल हो जाएंगी, ये इस वाले व्यक्ति पे डिपेंडेंट है जो टायर लगा रहा है, बहुत स्लो लगा रहा है ये।
ये जब तक कार में टायर लगा के नहीं देगा, कितना ही फास्ट कर ले वो स्टीयरिंग वाला, वो तो खाली खड़ा रहेगा। फिर पता चला इसे 5 मिनट लग रहे हैं टायर लगाने में और वो 1 मिनट में ही स्टीयरिंग लगा के आगे दे रहा है, बाहर भेज रहा है, तो वो उसके 4 मिनट तो बेकार हो गए ना। तो इसका मतलब ओवरऑल रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कार इज डिसाइडेड बाय हु? स्लोएस्ट पर्सन। हु इज द स्लोएस्ट पर्सन? वो टायर लगाने वाला कार में। तो इसका मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कई स्टेप्स में, मैकेनिज्म में कई स्टेप्स में रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो जो स्लो स्टेप होगा, सबसे स्लो स्टेप होगा, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो लिख दो स्लोएस्ट स्टेप इन गिवन मैकेनिज्म इज द RDS, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो सबसे स्लो स्टेप जो होता है वो RDS होता है। अब इसमें तो क्या रेट कांस्टेंट K है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो फिर तो रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की पावर 1 ओजोन की पावर 1, दैट्स इट। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू 1 + 1 2। और आपको तो पता ही है एलिमेंट्री रिएक्शन है तो ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्युलरिटी एंड मॉलिक्युलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स, 1 + 1 2। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2 एंड दिस इज द रेट लॉ, दिस इज कॉल्ड रेट लॉ। तो ये था कमिंग टू द सेकंड केस, केस 1, जो कि बहुत आसान है, इतना आसान के पूछते भी नहीं एग्जाम में, इतना आसान। नोट करो पूरी बात, नोट इट डाउन। Now, case 2. In case 2, मान लो reactant convert into product in more than one step and one of the steps is slow. If reactants convert into products in more than one step and first step is slow। जैसे एग्जाम्पल, तो ये भी बड़ा आसान केस होता है, जैसे NO2 + F2, मान लो K1 इज द रेट कांस्टेंट फॉर दिस स्टेप, बना NO2F + F एंड दिस इज स्लो। साथ में ये फिर F + NO2 रेट कांस्टेंट K2 NO2F, ये फास्ट है। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई? ओवरऑल रिएक्शन इज ये F से ये F कैंसिल आउट हो जाता है एंड NO2 2 NO2 + F2 2 NO2F, ये बन गया। ये है ओवरऑल रिएक्शन। तो इसमें स्लो स्टेप है तो यही RDS हुआ भैया, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, और इसी के बेसिस पर रेट लिखा जाएगा। तो RDS के बेसिस पर अगर रेट लिखोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या बोलोगे? K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की पावर 1 F2 की पावर 1, बस यही है। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। सो गाइज इस तरीके से आप कह सकते हो ये थी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। नोट करें ये था केस 2, हालांकि बड़ा आसान केस है, इस पे भी क्वेश्चन यूजुअली कम आते हैं। थर्ड एंड फोर्थ स्टेप्स आर और केसेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द केस 3, नोट करें इसको। केस 3 क्या है? केस 3 रिएक्शन इन्वॉल्विंग इंटरमीडिएट इन इक्विलिब्रियम विद द रिएक्टेंट्स। रिएक्शन इन्वॉल्विंग इंटरमीडिएट विच इज इन रैपिड इक्विलिब्रियम, रैपिड मतलब फास्ट इक्विलिब्रियम विद रिएक्टेंट्स।
विद रिएक्टेंट्स। जैसे क्या एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई रिएक्शन है 2NO प्लस O2 2NO2 और इसका गिवन मैकेनिज्म क्या है? गिवन मैकेनिज्म इज NO प्लस NO K1 ये K2 N2O2, दिस इज फास्ट इक्विलिब्रियम। दूसरा N2O2 प्लस O2 K3 2NO2, दिस इज स्लो स्टेप। मान लो ये है गाइस, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दो केसेस पढ़ेंगे, केस 3 एंड केस 4, दोनों इंपॉर्टेंट होंगे। रिएक्शन इन्वॉल्विंग इंटरमीडिएट, ये व्हाट इज इंटरमीडिएट सब्सटेंस? इंटरमीडिएट सब्सटेंस वो है जो किसी स्टेप में बना और किसी अगले स्टेप में खर्च भी हो गया, ना तो शुरू में लिया गया था और ना एंड में हमें ऑब्टेन हुआ। इंटरमीडिएट सब्सटेंस वो होते हैं जो किसी स्टेप में बने और किसी अगले स्टेप में खर्च हो भी गए, निमट गए, ना शुरू में लिए ना एंड में ऑब्टेन हुए। और कौन है इंटरमीडिएट? ये है इंटरमीडिएट, मैंने अंडरलाइन कर दिया, दिस इज इंटरमीडिएट। दिस इज इंटरमीडिएट N2O2। तो एक तरीके से ये N2O2 इंटरमीडिएट है। आप जानते हो स्लो स्टेप RDS है और RDS ही डिसाइड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या बोलोगे? रेट इज इक्वल टू K3 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ N2O2 इंटू O2 की पावर 1। ये फाइनल रेट लॉ हो गया? नहीं, फाइनल नहीं है ये रेट लॉ, क्योंकि रेट लॉ के अंदर इंटरमीडिएट आ गया और इंटरमीडिएट सब्सटेंस तो ना तो शुरू में बनता है और ना एंड में ऑब्टेन होता है। तो इसका मतलब आवर फाइनल रेट लॉ शुड नॉट रिफ्लेक्ट, शुड नॉट शो इंटरमीडिएट कंसेंट्रेशन। रेट लॉ के अंदर रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कैटलिस्ट हो सकता है, बट नॉट इंटरमीडिएट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नोट दैट final rate law can involve concentration of reactants, products, intermediate, etc. but never intermediate नहीं, catalyst, मैं ही गलत catalyst etc. but never intermediate। के अंदर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आ सकती हैं, प्रोडक्ट्स आ सकती हैं, कैटलिस्ट आ सकते हैं, इंटरमीडिएट नहीं आएगा। तो इंटरमीडिएट शुड नॉट अप्लाई। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इसमें तो इंटरमीडिएट आ गया, हटाओ। N2O2 कहां से हटाओगे? ये फास्ट इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? K1 मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट KF अपॉन K2। K2 क्या है? बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। तो साफ दिखता है कि K इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट K1 अपॉन K2, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड एंड रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? N2O2 प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन NO की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर। तो यहां से N2O2 की कंसेंट्रेशन अगर निकालो तो क्या आ गई? K1 अपॉन K2 इंटू NO का स्क्वायर। रख दो ये वैल्यू कहां? इक्वेशन नंबर 1 में। तो फिर रेट क्या निकल के आया? देखो ये आ गया K3, तो K1 K3 अपॉन K2 और साथ में NO का स्क्वायर इंटू O2। ये है बस आंसर, ये है आंसर। एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 7, NO के रेस्पेक्ट में 2 प्लस O2 के रेस्पेक्ट में 1, टोटल 3। तो गाइस ये था ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 3। ये था केस 3 के ऐसी रिएक्शंस जो कि कॉम्प्लेक्स हैं, एक से ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। बता सकते हो इसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं? तो अरे 2 ना है, 3 है। फॉरवर्ड रिएक्शन एक अलग रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन एक अलग रिएक्शन है और तीसरी रिएक्शन ये, तो टोटल 3 स्टेप्स हैं। टोटल 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। तो 3 स्टेप्स की रिएक्शन है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गई। और ऐसी रिएक्शन जिसमें इंटरमीडिएट सब्सटेंस इज इन इक्विलिब्रियम विद रिएक्टेंट्स रैपिडली, फास्ट इक्विलिब्रियम है विद रिएक्टेंट्स,
ऐसे केसेस को वी सॉल्व लाइक दिस इज एन इंपॉर्टेंट केस। ये क्वेश्चन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही तो है, मैंने एग्जाम्पल लेके बात की, नोट करिए इस सबको। चलिए हम मूव करते हैं टू द फोर्थ केस। हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, हमने 3 केसेस पढ़ लिए, फोर्थ केस, थर्ड एंड फोर्थ केसेस आर मोर इंपॉर्टेंट। तो लिखो केस 4। क्या है केस 4? ये वो केस है जहां पर हमें फास्ट और स्लो की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई होती, हमें आरडीएस नहीं पता हुआ होता, हमें स्लो स्टेप के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। तब क्या करें इन ए केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? तो व्हेन इंफॉर्मेशन ऑफ फास्ट और स्लो स्टेप्स इज नॉट नोन, तो फिर हम करते हैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, SSA, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन करते हैं। व्हाट इज दिस अप्रोक्सीमेशन? अभी समझते हैं बात को। मैं एक डायग्राम बनाता हूं, इससे समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो ये कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट है and this is time. This would be like this. So for most of the reaction time, except in beginning and at end, concentration of intermediate is constant as the rate of all the steps involved in reaction, involved in mechanism of reaction are the rate of all the steps involved in the mechanism of the reaction are assumed equal. आप ये पूरी बात एक बार लिखो, मैं बात समझाता हूं क्या है, केस क्या है, what we are going to do in it. देखो क्या कह रहे हैं हम, केस 1 देखो, केस 2 देखो, केस 3 देखो, तीनों में कहीं ना कहीं आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड थी कि कौन फास्ट स्टेप है और कौन स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप के बेसिस पर आप रेट लिखते हो क्योंकि वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, वही रेट डिसाइडिंग स्टेप होता है, आरडीएस बोलते हैं उसको। बट यदि आपको इंफॉर्मेशन ऑफ द फास्ट और स्लो स्टेप कुछ दिया ही ना जाए और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, 3, 4, 5, 6 टाइप के स्टेप्स हों, उसमें कई सारे स्टेप्स हों, और यही ना दिया जाए कौन फास्ट है कौन स्लो है, आप कैसे पता लगाओगे कि ये आरडीएस है और ये फास्ट है, ये स्लो है एंड समथिंग लाइक दैट? तो फिर आपको एजम्पशन लेना पड़ेगा, और वो एजम्पशन है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। एजम्पशन और अप्रोक्सीमेशन वी विल हैव टू डू। एजम्पशन से भी बेहतर वर्ड है, अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, SSA। क्या अप्रोक्सीमेशन? जब हमें यही ना पता कि ये 4 स्टेप्स रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं या 5 स्टेप्स रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं और कौन फास्ट है कौन स्लो है, तो हम कैसे मान लें कौन सा फास्टर है कौन सा स्लोअर है? हम तो सभी के रेट्स को बराबर मान लेते हैं। सो रेट ऑफ ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन आर एज्यूम्ड इक्वल, सेम मान लिए हमने। तो इसका मतलब अगर मान लो पहले स्टेप में और सेकेंड स्टेप का रेट बराबर है, तो पहले स्टेप में कहीं कोई इंटरमीडिएट बना होगा, तभी तो सेकेंड स्टेप आया। बगैर इंटरमीडिएट के यू कैन नॉट शिफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप टू सेकेंड, सेकेंड टू थर्ड, तो इंटरमीडिएट तो होना जरूरी है। तो मान लो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप मान लो सेम रेट से चल रहे हैं, तो पहले स्टेप में अगर जो इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन बनी है, प्रोडक्ट बना है, इंटरमीडिएट बना है, और अगले स्टेप का भी रेट सेम है, पहले स्टेप में वो प्रोडक्ट है और दूसरे स्टेप में वो रिएक्टेंट है, तो इसका मतलब जिस रेट से वो बन रहा है उस रेट से वो खर्च भी हो रहा होगा। कौन? इंटरमीडिएट। इसका मतलब फॉर मोस्ट रिएक्शन टाइम एक्सेप्ट इन द बिगनिंग, NING, हाँ ठीक है, बिगनिंग और एंड एट एंड, कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज कांस्टेंट। फिर सुन लो,
4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, चारों का रेट सेम मान लिया। पहले स्टेप में कोई इंटरमीडिएट बना प्रोडक्ट में, तो किसी अगले स्टेप में खर्च हो गया ना, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमीडिएट इन द फर्स्ट स्टेप इज इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरमीडिएट टू गेट कंज्यूम्ड इन द सेकंड स्टेप बराबर है, तो कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट विल बी कांस्टेंट। और इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन आई मान लो इंटरमीडिएट है, अगर ये कांस्टेंट है ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन फॉर मोस्ट टाइम, तो di अपॉन dt विल बी इक्वल टू 0। तो di अपॉन dt इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन का फर्स्ट डिफरेंशियल विल बी 0 इफ इंटरमीडिएट इज कांस्टेंट, वेयर I इज concentration of intermediate। तो गाइज ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात था। तो इसका मतलब स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन किस पे अप्लाई करते हैं? इंटरमीडिएट पे। उसका क्या? उसका कंसंट्रेशन का फर्स्ट डिफरेंशियल शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि सभी स्टेप्स को हम सेम रेट से प्रोसीड करता हुआ मानते हैं। मैं इस बात को फिर लिख देता हूं, इन SSA वी एज्यूम all the steps proceeding with same rate, और सेम रेट से सभी स्टेप चलेंगे तो इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन विल बिकम कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो उसका फर्स्ट डिफरेंशियल शुड बी इक्वल टू 0 एंड दिस इज कॉल्ड SSA। यही है SSA। SSA हमेशा किस पे अप्लाई करते हैं? इंटरमीडिएट पर। कैसे? मैं एक एग्जांपल लेके के बात करता हूं। लेट अस टेक वन एग्जांपल। पहले ये पूरी बात नोट करो, नोट इट डाउन। ये एग्जाम्पल क्वेश्चन ही है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। क्या? गिवन रिएक्शन, मान लो ओवरऑल रिएक्शन दी हुई है 2N2O5 4NO2 प्लस O2। मैकेनिज्म दैट इज गिवन एज N2O5। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है K1, ये KR, R स्टैंड्स फॉर रिवर्स रिएक्शन। अब ठीक है, KR दिया हुआ है, K2 भी हो सकता था, K1 KR, दिस इज NO2 प्लस NO3, NO3 प्लस NO2, K2, NO प्लस NO2 प्लस O2, NO3 प्लस NO2 NO2 एंड द रेट कांस्टेंट इज K3। ये है, आपको बताना है, ये गिवन मैकेनिज्म है और आपको बताना है रेट लॉ क्या होगा। जरा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन ही है एक तरीके से, दिस इज क्वेश्चन ही मान लो, एग्जाम्पल कम क्वेश्चन। कहीं ना लिखा क्वेश्चन है कौन फास्ट है कौन स्लो है, कहीं से मालूम नहीं पड़ पा रहा। और हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन टोटल? 4 स्टेप्स हैं, 3 मत काउंट करना। रिवर्सिबल रिएक्शन में एक फॉरवर्ड रिएक्शन अलग होती है, बैकवर्ड रिएक्शन अलग होती है, तो 2 रिएक्शन तो यहां हो गई, तीसरी और चौथी 4 रिएक्शंस हैं और कहीं फास्ट और स्लो की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बगैर SSA के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। हमें नहीं पता कौन स्लो है कौन फास्ट है, तो फिर सभी स्टेप्स को हम सेम रेट से चलता हुआ मानेंगे। अच्छा, ध्यान दो, मान लो इसको सॉल्व कर रहे हैं और हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखते हैं। मान लो चलो यही वाले रिएक्शन के, मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है, 1 2 3 छोड़ो हटाओ, इसके बेसिस पे लिख लो जरा। तो कैसे लिखें? DO2 अपॉन dt, ये रेट ही तो है, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 वुड बी इक्वल टू व्हाट? इस स्टेप का रेट कांस्टेंट K2 इंटू NO3 एंड NO2। तो सर क्या ये रेट लॉ हो गया? नहीं हुआ। आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला ही था कि रेट लॉ के अंदर इंटरमीडिएट अलाउड नहीं है। इंटरमीडिएट कहाँ है? अंडरलाइन कर लो, ये NO3 इंटरमीडिएट है, ये NO3 इंटरमीडिएट है, ये NO भी इंटरमीडिएट है, ये NO भी इंटरमीडिएट है। NO3 ना रिएक्टेंट में लिया ना प्रोडक्ट में बना,
NO ना रिएक्टेंट में लिया ना प्रोडक्ट में बना, तो NO और NO3 बोथ आर इंटरमीडिएट। तो इसका मतलब NO3 को हटाओ यहां से, इसका क्या काम यहां। तो फिर क्या करें, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अप्लाई करो SSA ऑन NO3, तो क्या बोल दोगे, dNO3/dt शुड बी इक्वल टू 0। लिखना बंद करो, जरा सुनो जरा ध्यान से, dNO3/dt इज इक्वल टू 0, ये लिखना है अपने को। अच्छा, ये dNO3/dt क्या है, नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO3। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO3 देखो कहां से बन रहा है, NO3 पहले रिएक्शन में, ये दो रिएक्शंस हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन में बन रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन में घट रहा है। तो ये तो फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो NO3 फॉर्मेशन किस वाले रेट कांस्टेंट से, NO3 का रेट कांस्टेंट क्या है, 1 × K1। तो 1 × K1, 1 क्यों लगाया है, NO3 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट N2O5। पूरी बात सुनना ध्यान से, लिखना बाद में, पहले सुनो। तो 1 × K1, NO3 का रेट कांस्टेंट ऑफ फॉर्मेशन 1 × K1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, माइनस क्यों, डिसअपियर भी तो हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट ये हैं और डिसअपियर हो रहा है, और NO3 का रेट कांस्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या हो गया, 1 × Kr इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट N2O5 नहीं है, कौन है, NO3 एज वेल एज NO2। तो NO2 हो गया, माइनस NO3 यहां भी खर्च हो रहा है, डिसअपियरेंस है, और ये तो ओवरऑल अपीयरेंस है ना, नेट रेट ऑफ अपीयरेंस, तो डिसअपियरेंस वाले घटाओ तो -K2 इंटू NO3 एंड NO2। आगे एक्सप्रेशन, और साथ में इस वाले रेट से भी घट रहा है, NO3 यहां भी खर्च हो रहा है, -K3 NO3 एंड NO। ये आ गया एक्सप्रेशन, एंड शुड बी इक्वल टू 0। यहां से NO3 की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेते, बट फंस गए, कहां फंस गए, NO और आ गया इसमें साथ में, NO भी तो इंटरमीडिएट है। एक बार फिर SSA अप्लाई करो, किस पर, NO पर। अप्लाइंग SSA ऑन NO ऑल्सो, तो dNO/dt शुड बी इक्वल टू 0, dNO/dt शुड बी इक्वल टू 0। करियो जरा बराबर, NO पर लगाओ, NO पहली दूसरी रिएक्शन में तो है नहीं। अच्छा, dNO/dt क्या है, नेट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO, नेट रेट ऑफ अपीयरेंस, तो अपीयरेंस वालों को पॉजिटिव लो, डिसअपीयरेंस वालों को घटाना है। अपीयरेंस यहां है, अपीयरेंस विद रेट कांस्टेंट 1 K2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट NO3 इनटू NO2, और यहां से घट रहा है -1 K3। 1 समझ गए ना, यहां भी 1 ही आना था, वो समझ गए 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है NO वाले, 1 K3 NO3 इनटू NO इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। जरा एक काम करो, हमें NO हटाना था, NO यहां है, इस पूरे की वैल्यू हटा लो, ये पूरा ही उठा करके यहां रख दो। जरा पूरा उठा करके यहां रखोगे तो देखो क्या हुआ, इस पूरे को रखोगे तो ये K2 इंटू NO3 और NO2 आ जाएगा, K2 इंटू NO3 और NO2, ये सेम टर्म आ गए, और NO3 NO2 भी कॉमन है, तो ये देखो ऐसा आ जाएगा, K1 N2O5 माइनस Kr, और ये हो जाएगा 2K2 Kr प्लस 2K2 NO3 NO2 इज इक्वल टू 0। आप जब वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगी, जैसे ये वैल्यू रखोगे K2 के टर्म्स में तो K2 2K2 हो गए, और बाकी ये सब कॉमन है, Kr प्लस 2K2 हो गया। ये क्या चाहिए था हमें, NO3 चाहिए था, तो NO3 की वैल्यू क्या आ गई, जरा देखना, K1 N2O5 अपॉन Kr प्लस 2K2 एंड NO2, यही आई। अब ये वाली वैल्यू रख लो उठा के इक्वेशन नंबर 1 में, हो गया काम, यही तो पर्पस था, मुश्किल ना है सवाल,
सिस्टमेटिकली समझें तो बस यहाँ से एक्सप्रेशन dO2 अपॉन dt वुड बी इक्वल टू K2 और NO3 की वैल्यू जब रखोगे तो NO2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा K1 अपॉन Kr प्लस 2K2 इंटू N2O5। दैट्स इट गाइज, यही है, बस यही आ गया। ऑफ कोर्स इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, यही आंसर है। क्वेश्चन पूछते हैं तो दिस इज द रेट लॉ, फाइनल रेट लॉ N2O5 के टर्म्स में विच इज अ रिएक्टेंट। इंटरमीडिएट के टर्म्स में रेट लॉ नहीं लिखना है। इसकी प्रैक्टिस के लिए एक बार नहीं 2 बार रफ कॉपी में लिखे, एक बार तो फेयर में लिखो, समझ के लिखो, और एक बार रफ में भी लिखना, ताकि ये बात समझ में आए। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी क्वेश्चन में फास्ट या स्लो स्टेप्स की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ना दी गई हो तो आपको स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन करना ही पड़ेगा, एग्जैक्टली नहीं लिख सकते, जिसके अंदर सभी रेट्स, सभी स्टेप्स के रेट्स हम इक्वल मान लेंगे, और इक्वल मान लेंगे तो फिर कंसंट्रेशन ऑफ द इंटरमीडिएट फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन टाइम पीरियड विल बिकम कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट है तो उसका फर्स्ट डिफरेंशियल विल बी इक्वल टू 0। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। ये मेरे पास क्वेश्चन है, रिएक्शन है 2C14H10 प्लस H न्यू लाइट एंड दिस इज C28H20। मैकेनिज्म, it is given in the question C14H10 plus H nu. I is the intensity of light, and C14H10 star ये एक एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल हुआ। This C14H10 star collides with another CH10. This is K2. C14 C28 H20 and C14H10 star K3 is the rate constant, and this converts to C14H10 plus H nu dash, light emitted. Light emitted. Show that क्या d of C28H20 upon dt is equal to I into C14H10 upon C14H10 plus K3 upon K2। ये प्रूव करना है। देखो भाई बच्चों, ये है क्वेश्चन, और ये एक इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईआईटी में एक कॉन्सेप्ट आया हुआ भी है, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस मतलब रिएक्शंस इनिशिएटेड बाय लाइट। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए खास बात है, वो आपको याद नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। जैसे ये वाली फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ये फोटोकेमिकल नहीं है, ये तो केमिल्यूमिनेसेंस है। केमिल्यूमिनेसेंस किसी केमिकल रिएक्शन में अगर लाइट इमिट आउट हो रही है, सो दैट इज कॉल्ड केमिल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस मतलब रोशनी निकलना, केमी मतलब केमिकल रिएक्शन द्वारा। तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं है। फोटोकेमिकल रिएक्शन वो होती है विच इज इनिशिएटेड बाय फोटॉन्स और लाइट। तो दिस इज फोटोकेमिकल रिएक्शन। और फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए खास बात होती है कि रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन is equal to intensity of absorbed light। ये खास बात है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये स्टेटमेंट आईआईटी में आया हुआ है, ये स्टेटमेंट अपने आप में आईआईटी में आया हुआ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, वहां आप पढ़ते भी हो। तो रेट ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड। अब बस सॉल्व कर लो, बाकी तो क्या। हमें देखो, हमें क्या चाहिए, DC28
H20 अपॉन dt इज इक्वल टू, ये चाहिए, ये कौन से स्टेप में है, ये वाले स्टेप में। तो क्या हो गया, उस स्टेप से देखो तो रेट कांस्टेंट K2 इंटू C14H10 स्टार एंड C14H10। क्या ये रेट लॉ चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि C14H10 स्टार जो है वो एक इंटरमीडिएट हुआ, दिस इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट है तो स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो SSA ऑन किस पर? C14H10 स्टार पर। तो क्या बोलोगे? dC14H10 स्टार अपॉन dt शुड बी इक्वल टू 0। जरा देखना एक्सप्रेशन कहाँ है, फॉर्मेशन पहले से आई, बस आई। क्या? रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, एब्जॉर्ब लाइट एंड डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कट तो नहीं गया, मैं चेक कर लूं जरा। एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बच गया। रिएक्टेंट पर डिपेंड ही नहीं करता भाई। जैसे ये फोटोकेमिकल स्टेप है, फोटोकेमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन इज जस्ट इक्वल टू और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। रिएक्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो बस आई हो गया। माइनस यहां खर्च हो रहा है तो माइनस करोगे, तो माइनस K2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट C14H10 स्टार, C14H10। यहां भी खर्च हो रहा है, माइनस K3 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ C14H10 स्टार एंड शुड बी इक्वल टू 0। जरा यहां से C14H10 की वैल्यू निकालना, तो C14H10 स्टार की वैल्यू would be I upon, this is K2 C14H10 प्लस K3। आ गई वैल्यू। जरा ये वैल्यू पुट कर लो इन इक्वेशन नंबर 1। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो क्या क्या D C28H20 अपॉन dt इज इक्वल टू K2 इंटू C14H10 इंटू C14H10 स्टार की वैल्यू रख लो जरा, I अपॉन K2 C14H10 प्लस K3। बस यही आंसर है। हमें किस टर्म्स में चाहिए? I इंटू C14H10 चाहिए, K2 से डिवाइड कर दो, तो K2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ K3 अपॉन K2 और ये K2 कैंसिल आउट हो गया, आ गया एक्सप्रेशन। प्रूव। सो दिस इज प्रूव्ड, सो दिस इज प्रूवन। तो K3 अपॉन K2 ये एक्सप्रेशन आ गया। अल्टीमेटली कहीं कुछ नहीं दिया हुआ, कौन फास्ट कौन स्लो, तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ा? स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। तो गाइज ये 4 केसेस थे। क्वेश्चन मेनली इसके ऊपर आते हैं, खासकर जेई मेन में क्वेश्चन खूब आते हैं, एडवांस में भी आ सकते हैं, मेन में ज्यादा पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। स्लो स्टेप इज द RDS, और स्लो स्टेप्स कुछ ना दिए जाएं और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की नेचर हो तो फिर स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करना होगा, सो दैट यू विल गेट योर फाइनल रेट लॉ, और वहां से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कमेंट कर सकते हो। अच्छा, जरूरी नहीं है कि रेट लॉ से हम ऑर्डर बता ही पाएं। जैसे ये कॉम्प्लेक्स टाइप की अजीब सी रिएक्शन हो गई, तो अंडर दीज कंडीशंस वी कैन नॉट डिफाइन ऑर्डर फॉर सच रिएक्शन। अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस इट कुड बी डन। तो गाइज ये था क्वेश्चन, ये था मैकेनिज्म। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज ओवर। अब थोड़ा सा पोर्शन हम लेने वाले हैं सम कॉम्प्लिकेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ये सब नोट करें। जैसा कि मैंने कहा अभी, लेट अस टॉक अबाउट सम कॉम्प्लिकेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ये रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट होते हैं, बट फिर भी एक बार जेई में क्वेश्चन आया हुआ है पैरेलल रिएक्शन के ऊपर। तो लिखो सम कॉम्प्लिकेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जैसे फर्स्ट पैरेलल और कंपीटिंग रिएक्शन। पैरेलल और कंपीटिंग रिएक्शन, कंपीट करने वाली रिएक्शन। जरा दो रिएक्शंस को समझो। मान लो ये A कन्वर्टिंग टू B प्लस C है, और एक रिएक्शन है A कन्वर्टिंग टू B, A कन्वर्टिंग टू C, K1
K2। दोनों रिएक्शन अलग अलग हैं। पहली रिएक्शन कंपीट नहीं कर रही। पहली रिएक्शन में B का रेट कांस्टेंट भी 1K है और C का रेट कांस्टेंट भी 1K है। ये समझ रहे हो ना, 1K क्यों बोल रहा हूं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो B का रेट कांस्टेंट 1K है, C का रेट कांस्टेंट, अच्छा सुनो मैं और थोड़ा सा बेहतर बना देता हूं फॉर अंडरस्टैंडिंग। मान लो 2 ले लो तो B का रेट कांस्टेंट क्या हुआ? KB इज इक्वल टू 1K और C का रेट कांस्टेंट कैसी क्या हुआ? 2K। तो इसका मतलब C का रेट ऑफ फॉर्मेशन B के रेट ऑफ फॉर्मेशन से डबल है। बट ध्यान दो, ये हमेशा 1:2 के रेशियो में बनेंगे, हमेशा 1:2 के रेशियो में बनेंगे, मोलर रेशियो में। सो दिस इज नॉट ए कंपीटिंग रिएक्शन, इट इज नॉट ए कंपीटिंग रिएक्शन। कंपीटिंग रिएक्शन ये है, मान लो यहां 2C कर दिया मैंने, अगर यहां 2C कर दिया तो ध्यान दो, ऐसा नहीं है कि ये 1 और 2 के रेशियो में ही मिले। इट ऑल डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ K1 एंड K2। B का रेट कांस्टेंट K1 है, C का रेट कांस्टेंट 2K2 है। भले ये 2K2 है बट अगर K1 की वैल्यू बहुत लार्ज हुई तो पता चला B के मोल्स ज्यादा बने और C के मोल्स कम बने, तो B एंड C विल नॉट बी ऑब्टेन्ड इन 1:2 रेशियो। नो, दे विल नॉट बी ऑब्टेन्ड, क्योंकि K1 K2 वैल्यूज आर नॉट इक्वल। सो दिस इज कंपीटिंग रिएक्शन और पैरेलल रिएक्शन। कंपीटिंग रिएक्शन और पैरेलल रिएक्शन। तो गाइज ये थी कंपीटिंग और पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शंस, पैरेलल डिके, फर्स्ट ऑर्डर, हम फर्स्ट ऑर्डर की ही बात कर रहे हैं और ये रेडियो एक्टिविटी में ऑब्जर्व होते हैं। ऑब्जर्व्ड इन रेडियो एक्टिविटी, कई बार न्यूक्लियस है किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, साइमल्टेनियसली इट डिकेज अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल साइमल्टेनियसली, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो इस तरीके से अगर वो डिके करता है तो साइमल्टेनियसली हम उसका स्टडी कर सकते हैं बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो लेट अस सी द फॉर्मूला। मान लो कुछ ऐसा एग्जांपल लिया, A कन्वर्टिंग टू, मान लो MB NC, M and N स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दिस इज द रेट कांस्टेंट K1, दिस इज द रेट कांस्टेंट K2। मान लो T इज इक्वल टू 0 पर कंसंट्रेशन A है, T टाइम बाद कंसंट्रेशन A माइनस X है। तो ये कंसंट्रेशन है। मान लो T टाइम के बाद इसके Y मोल्स बने और इसके Z मोल बने, Y मोल Z मोल, X मोल खर्च हुए हैं A के, इनिशियल मोल A थे। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो एक बात तो क्लियर है, ध्यान से सुनना, कि M मोल ऑफ B बनते हैं 1 मोल ऑफ A से, तो फिर A कितना खर्च होगा Y मोल बनाने के लिए? तो M मोल, सिंस M मोल ऑफ B is formed from, मान लो 1 मोल ऑफ A, तो फिर Y मोल बने हैं, तो Y मोल कितने A से बने होंगे? तो 1/m इंटू Y, तो Y/m मोल ऑफ A, राइट। सिमिलरली यहां Z मोल बने हैं C के, तो Z मोल ऑफ C इज फॉर्म्ड फ्रॉम Z/n। सिमिलर तरीके से Z/n मोल ऑफ A। साफ दिखता है कि A मोल थे A के, X मोल खर्च हुए, उसका कुछ हिस्सा गया पहली रिएक्शन में, कुछ हिस्सा गया दूसरी रिएक्शन में। दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर हैं, कुछ हिस्सा फर्स्ट ऑर्डर में इतना, दूसरा इतना, तो इसका मतलब पहले ऊपर वाली डायरेक्ट रिएक्शन में कितना गया? Y/m, और नीचे वाली रिएक्शन में कितना गया? A, Z/n, और खर्च हुआ कितना था? X। तो X इज इक्वल टू Y/m प्लस Z/n। अब डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो dx/dt टाइम के साथ, m तो कांस्टेंट है 1/m, dy/dt प्लस 1/n dz/dt। अब जरा एक बात देखना, व्हाट इज dx/dt? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, तो माइनस dA/dt इज इक्वल टू 1/m। व्हाट इज dy/dt? dy/dt मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B, तो dB/dt।
प्लस 1 अपॉन एन, एन क्या जेड मोल्स बन रहे हैं तो डी सी अपॉन डी टी। इस तरीके से अब मैं वो राइट साइड वाला ये पोर्शन हटा देता हूं जस्ट टू टेल यू दिस इज अ सिंपल रिएक्शन एंड दिस इज अ कंपीटिंग रिएक्शन। इसको नोट करो, नोट इट डाउन। जरा देखें इसको, तो यहां से माइनस डी ए अपॉन डी टी वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन एम। जरा देखना, डी बी अपॉन डी टी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी फर्स्ट ऑर्डर है, बोथ फर्स्ट ऑर्डर है। तो डी बी अपॉन डी टी कितना हुआ, डी बी अपॉन डी टी क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी फर्स्ट ऑर्डर है, तो बी का रेट कांस्टेंट बताओ, बी का रेट कांस्टेंट कितना, एम के वन। मैं यही तो कह रहा हूं, बी का रेट, ये K1 क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। तो फिर B का रेट कांस्टेंट कितना होगा, MK1, और C के फॉर्मेशन का रेट कांस्टेंट कितना, NK2। तो MK1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A, ऑफ कोर्स एट ए टाइम T प्लस 1 अपॉन N। बताओ Z dZ अपॉन dt क्या है, DC अपॉन dt क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, NK2 इंटू A। हालांकि डेरिवेशंस उतने इंपॉर्टेंट हैं नहीं, अगर आप चाहो तो इन्हें स्किप भी कर सकते हो, फॉर्मूले भी याद करके काम चला सकते हो। n से m कैंसिल, n से n कैंसिल, माइनस डी ए अपॉन डी टी वुड बी इक्वल टू K1 प्लस K2 कंसेंट्रेशन 80। यहां से माइनस डी ए टी अपॉन ए टी इज इक्वल टू K1 प्लस K2 डी टी। इंटीग्रेट करो 0 से लेके t तक, A0 से लेके AT तक। इस तरीके से इंटीग्रेट करोगे तो क्या, माइनस ln AT अपॉन A0 इज इक्वल टू K1 प्लस K2। ये इंटीग्रेशन कुछ नया नहीं है, आप पढ़ चुके हो। तो यहां से जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है t इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस K2 ln A0 अपॉन AT, और AT इज इक्वल टू A0 e की पावर माइनस K1 प्लस K2 t। तो गाइज ये था एक्सप्रेशन ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ A, बची हुई कंसेंट्रेशन ऑफ A आफ्टर टाइम t। A0 इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ A, e की पावर माइनस K1 प्लस K2 t। पूरी बात नोट करो। अब यहीं पे एक बात कहेंगे कि इफेक्टिव रेट कांस्टेंट फिर क्या हो गया, K1 प्लस K2। अगर पैरेलल पाथ हैं लाइक दिस, नोट डाउन। तो इफेक्टिव रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू K1 प्लस K2। अगर दो पाथ हैं पैरेलल रिएक्शन में, अगर तीन पाथ होते तो क्या फॉर्मूला बन जाता, K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3। सो लाइक दैट इक्वल से, और K क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो ln2 अपॉन T हाफ ओवरऑल इज इक्वल टू ln2 अपॉन T हाफ 1 प्लस ln2 अपॉन T हाफ 2। फर्स्ट पाथ की हाफ लाइफ, सेकेंड पाथ की हाफ लाइफ, एंड दिस इज द ओवरऑल हाफ लाइफ ओवरऑल। तो यहां से आप यूं भी कह सकते हो कि 1 अपॉन T हाफ ओवरऑल इज इक्वल टू 1 अपॉन T हाफ फॉर द फर्स्ट पाथ, 1 अपॉन T हाफ फॉर द सेकेंड पाथ। क्वेश्चन सॉल्व करने में दीज कॉन्सेप्ट्स विल बी यूजफुल। नॉट ओनली दैट, आप इसे यूं भी कह सकते हो, जैसे ये था MK MB NC K1 K2। मान लो पहले पाथ की एक्टिवेशन एनर्जी EA1 है, दूसरे पाथ की एक्टिवेशन एनर्जी EA2 है, तो भी आप कर सकते हो सॉल्व। वो कैसे, हाउ वी कैन राइट, हाउ वी कैन डिराइव, भाई K इज इक्वल टू व्हाट, K1 प्लस K2। आर्हीनियस इक्वेशन अप्लाई करना तो क्या बोलोगे, A e की पावर माइनस EA ओवरऑल अपॉन RT।
A1 e की पावर माइनस EA1 अपॉन RT प्लस A2 e की पावर माइनस EA2 अपॉन RT। एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है तो डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हुआ, a e की पावर माइनस EA अपॉन RT, तो ये ऐसे ही आ गया इंटू माइनस EA अपॉन RT स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस साइन तो आ ही गया और माइनस माइनस प्लस। भाई a e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल e की पावर माइनस एक्स तो है ही, और माइनस एक्स का इंटीग्रल और ले लिया तो माइनस तो है ही, EA अपॉन R और 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस में और आ गया, इज इक्वल टू A1 e की पावर माइनस EA1 अपॉन RT इंटू EA1 अपॉन RT स्क्वायर प्लस A2 e की पावर माइनस EA2 अपॉन RT इंटू EA2 अपॉन RT स्क्वायर। RT स्क्वायर पूरी इक्वेशन से कैंसल्ड आउट, और ये बताओ क्या है, वापस से EA ओवरऑल इंटू EA नहीं, this is K overall into EA is equal to, this is what, K1 EA1 K2 EA2, आ गया फॉर्मूला। ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू K1 EA1 K2 EA2 अपॉन K की वैल्यू K1 प्लस K2। गाइज ये है फॉर्मूला। So this is how you can find out the value of overall activation energy. So this is overall activation energy. Overall activation energy is equal to K1 EA1 plus K2 EA2। अगर मान लो 3 पाथ होते तो एक और टर्म आ जाता, K1 EA1 plus K2 EA2 plus K3 EA3 अपॉन नीचे बोलो क्या, K1 plus K2 plus K3। आप डायरेक्ट फॉर्मूले याद कर लो, डेरिवेशन ऐसे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस हैं बस ये ओके है, इसमें पैरेलल रिएक्शन ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो 2 केसेस और आएंगे, केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर एंड सीक्वेंशियल डिके फर्स्ट ऑर्डर, वो तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इनफैक्ट वो कॉमन होते हैं फिजिक्स में, तो फिजिक्स वाले मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाते हैं उस चीज़ को। वहाँ शायद कभी एक आध बार क्वेश्चन आया है जेई में, केमिस्ट्री में तो नहीं पूछते। केमिस्ट्री में बस इसके ऊपर क्वेश्चन एक बार बहुत पहले आया हुआ है, 25 साल पहले टाइप से क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो गाइज ये था। अच्छा, हमने ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया, ओवरऑल हाफ लाइफ का फाइंड आउट कर लिया, कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी फाइंड आउट कर लिया, बी और सी की कंसंट्रेशन भी तो फाइंड आउट कर लें। तो लेट अस फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड सी आफ्टर टाइम टी। पूरी बात नोट करो, नोट इट डाउन। जैसे यहीं पे एक बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ, तो एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड सी एट एन इंस्टेंट, दैट इज बी टी एंड सी टी एट एन इंस्टेंट, ये फाइंड आउट करना। करो फाइंड आउट। आपको पता है कि डी बी अपॉन डी टी किसके बराबर है, एम के वन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टी, यही तो है। इसको ऐसे लिख लो, तो डी बी इज इक्वल टू, इधर ले आओ तो एम के वन और ए टी का एक्सप्रेशन क्या था, ए नॉट ई की पावर माइनस के वन प्लस के टू टी, यही था, इंटू डी टी। इंटीग्रेट कर लो, बाकी सब तो कांस्टेंट ही है। कहाँ, 0 से लेके टी तक। डिफरेंशियल इंटीग्रल का साइन हट गया, तो बी टी would be equal to what, m k1 a नॉट। जरा करना इंटीग्रेट, e की पावर माइनस एक्स, तो ये तो यही आ गया, e की पावर माइनस के वन प्लस के टू टी, लिमिट लग गई 0 से लेके t तक, अपॉन माइनस के वन प्लस के टू, यही तो हुआ। करो इंटीग्रेट इसको।
लगाओ लिमिट, तो m k1 a0 अपॉन ये k1 प्लस k2 है, और माइनस साइन को एडजस्ट करोगे तो 1 माइनस ई की पावर माइनस k1 प्लस k2 t। गाइज ये है एक्सप्रेशन ऑफ b आफ्टर टाइम t। डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, चलेगा। सिमिलरली b की जगह c भी फाइंड आउट कर सकते हो। सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ c आफ्टर टाइम t वुड बी व्हाट? कंसंट्रेशन ऑफ c आफ्टर टाइम t, बस m k1 की जगह क्या आ जाएगा? n k2 अपॉन k1 प्लस k2 तो कॉमन टर्म्स हैं, आएगा ही। a0 कॉमन टर्म है, ब्रैकेट के अंदर जो भरा हुआ है दैट इज ऑल्सो कॉमन, तो 1 माइनस e की पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी। ये एक्सप्रेशन हुआ c का। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि बताओ आफ्टर टाइम t b और c की कंसंट्रेशन का रेशियो क्या होगा। रेशियो अगर लोगे b और c की कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t, सारा कचरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये फालतू की चीज़ें हैवी वाली जिनसे कैलकुलेशन हैवी हो जाती है। एंड a0 भी कैंसिल, k1 प्लस k2 भी कैंसिल, m k1 अपॉन n k2, दिस वुड बी द एक्सप्रेशन। तो गाइज ये थे एक्सप्रेशन, ये था एनालिसिस ऑफ द कंपीटिंग रिएक्शंस और पैरेलल डिके और पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। माइंड इट ऑल फर्स्ट ऑर्डर की एक्सप्रेशन तो है ये। तो इस तरीके से आप ये डिफाइन करते हो। लेट्स टेक वन क्वेश्चन ऑन इट। नोट करो इसको, एक सवाल लिखते हैं इसके ऊपर। हाँ, मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, अब मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो कि A कन्वर्टिंग टू B C थ्रू द पैरेलल डिके K1 K2 K1 की पावर XR माइनस 1 और K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। फाइंड रेशियो ऑफ concentration of C and A after 1 hour from start। ठीक है, और बस इतना ही पूछा हुआ है, और साथ में ये जो x के टर्म्स में ही आपका आंसर आना चाहिए। जरा देखो, सॉल्व करो, पॉज करो और सॉल्व करो क्वेश्चन को, सॉल्व इट। देखो क्वेश्चन को, A कन्वर्टिंग टू B एंड C, साफ तो क्लियर है कि एक तो K1 अपॉन K2 जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। तो K1 तो दिया हुआ है x, तो K2 की वैल्यू हो गई 10 K1 10x R माइनस 1। हमें चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ C आफ्टर 1 अपॉन R अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A 1 R के बाद में। क्या फार्मूला होता है? C की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट n की वैल्यू 1, तो 1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K, याद है फार्मूला अभी लिखा था, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A0। अच्छा, A0 की कंसंट्रेशन तो कैंसिल आउट हो जाएगी, ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी कितना 1 R, अब लो टी के टर्म्स में रख लो अभी तो, अपॉन व्हाट इज A0, व्हाट इज A0 ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 टी। यही था। A0 से A0 कैंसिल, K2 इज 10x अपॉन K1 प्लस K2 x प्लस 10x, और यहाँ आ गया ये e की पावर K1 प्लस K2 t माइनस 1। और जरा सॉल्व करियो, x से x कैंसिल, 10/11 e की पावर 11x प्लस 10x 11x इंटू 1 माइनस 1 R फाइंड आउट करना है, तो 10 अपॉन 11 e की पावर 11x माइनस 1। दैट्स इट, यही आंसर है। चेक कर लेते हैं एक बार। यस, दिस इज द आंसर। इट इज अ सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड। अगर फॉर्मूले क्लियर हैं तो क्वेश्चन एकदम आसान होगा। तो नोट करें, ये था पहला
क्या? इट वॉज पैरेलल डीके और सीक्वेंशियल, पैरेलल डीके और कंपीटिंग रिएक्शन। चलिए बात करते हैं इसमें सेकेंड टाइप का, केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या पढ़ रहे हैं हम? सम कॉम्प्लिकेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो ये नोट करो पहले पूरी बात। Second is reversible reaction, first order. Of course फर्स्ट ऑर्डर तो हेडिंग में ही था। कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर, उसको कैसे एनालाइज करें? मान लो ये है A कन्वर्टेड टू B। K1 इज द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन, K2 इज द रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। मान लो T इज इक्वल टू 0 पर कंसंट्रेशन ये A ली थी, 0 था। T टाइम बाद इसमें से X खर्च हुआ, ये X बना, और T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम आ गया। अच्छा एक बात ध्यान देना, इनफाइनाइट मतलब यहां पर जीरो मत कर देना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट कभी कंसंट्रेशन जीरो नहीं होती, क्योंकि फिर तो एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है। इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो खर्च होना था मैक्सिमम हो गया, कितना? XE। E स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम। खर्च हुई भी कंसंट्रेशन E पर, E मतलब इक्विलिब्रियम पर, तो ये क्या बन गया? XE। तो ये इस तरीके से आप लिखोगे। तो यहां से जरा एक बात तो कह सकते हो कि K1 अपॉन K2 किसके बराबर होगा? K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ B एट इक्विलिब्रियम अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A एट इक्विलिब्रियम। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बहुत आसान सा टर्म है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन B अपॉन A इक्विलिब्रियम पर। अच्छा यहां जरा देखियो कितना आ गया? B इक्विलिब्रियम XE अपॉन A माइनस XE। तो क्या हो गया? A K1 माइनस K1 XE इज इक्वल टू K2 XE। तो यहां से एक इक्वेशन आ गई, A K1 इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू XE, वेयर XE इज द खर्च हुई भी कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेट। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। आ गई ये बात। अब एक बात लिखो, व्हाट इज dB अपॉन dt? कई बार कह चुका हूं मैं, B बन भी रहा है और B खर्च भी हो रहा है, और जब इस तरह की स्थिति आती है, ये मैंने कहां बताया था? ग्रोथ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ में बताया था। नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B बोलेंगे इसको। सो दिस इज कॉल्ड नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B। ये है नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B का मतलब फॉर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B माइनस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B। B फॉर्म हो रहा है K1 वाले से, तो B का रेट कांस्टेंट कितना? 1 K1। अरे नई बात नहीं है, 1 K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट 80 माइनस B का डिसअपीयरेंस हो रहा है 1 K2 से, घटा दिया, इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कौन है इस बार? B है। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए B इज द रिएक्टेंट। यही तो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ध्यान रखनी है। तो यहां से अगर देखें तो dBT मतलब B की कंसेंट्रेशन, तो dx अपॉन dt हो गया। ये वुड बी इक्वल टू K1 इंटू AT इज वॉट? A माइनस X माइनस K2 इंटू वॉट? X। तो यहां से K1 इंटू A माइनस K1 प्लस K2 इंटू X। K1 इंटू A की वैल्यू यहां से रख लो, रखियो। तो क्या आ गया? dx अपॉन dt वुड बी इक्वल टू, रखोगे K1 प्लस K2 तो कॉमन ही आ गया दोनों में, K1 प्लस K2, और ये आ गया XE माइनस X। ऑफकोर्स XE इज ग्रेटर देन X। इक्विलिब्रियम पर तो मैक्सिमम जितना खर्च होना था हो गया। अब तो एक्सप्रेशन आ जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेम वेरिएबल्स ऑन द सेम साइड, तो XE माइनस X एंड दिस इज इक्वल टू K1 प्लस K2 dt। इंटीग्रेट कर लो भैया, 0 से लेके T लो, T तक, और यहाँ X वेरिएबल है तो X की वैल्यू 0 से लेकर के X तक करो इंटीग्रेट। तो माइनस ln
एक्स सी माइनस एक्स और लिमिट लगा देंगे 0 से लेके x तक इज इक्वल टू k1 प्लस k2 इंटू टी। जब ये वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू आ गई ln कितना माइनस मान लो इधर रख दें तो माइनस लगाई दो ln एक्स सी माइनस एक्स माइनस ln एक्स ई, माइनस को एडजस्ट कर दोगे इज इक्वल टू k1 प्लस k2 इंटू टी। आ गया फॉर्मूला आपके सामने। तो k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 1 अपॉन टी ln xc अपॉन xc माइनस एक्स। गाइज ये है फॉर्मूला, रिमेंबर द फॉर्मूला। ये है स्टूडेंट्स फॉर्मूला जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। वेयर x क्या है, t टाइम बाद खर्च हुई हुई कंसंट्रेशन। व्हाट इज xc, खर्च हुई हुई कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। लिख भी लो, वेयर xc इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पेंट, रिएक्टेंट रिएक्टेड एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो खर्च हुई हुई कंसंट्रेशन है वो xe है और x किसी टाइम t पर खर्च हुई भी कंसंट्रेशन है। दिस इज एक्सप्रेशन, क्वेश्चन में डेटा के हिसाब से अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व। तो गाइज ये था, बट रिवर्सिबल रिएक्शन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ना जेई मेन ना जेई एडवांस, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब, इसका मतलब क्या है, पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? पढ़ना तो है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, नॉलेज बढ़ती है। कब नहीं पढ़ना? अभी तो स्टूडेंट्स जैसे क्या है, मान लो अक्टूबर चल रहा है, जेई मेन मान लो जनवरी में आएगा, एडवांस तो और बाद में आएगा। अभी तो लग रहा है सब कुछ करना है, आई विल डू इट, आई विल डू दैट। पढ़ते चले जा रहे हैं सब कुछ, बढ़िया बात है, पढ़ना भी चाहिए। फिर आ गया एग्जाम, अचानक से देखा अरे ये तो जनवरी का फर्स्ट वीक चल रहा है, 5 दिन बाद जेई का एग्जाम है, 4 दिन बाद जेई का एग्जाम है, अब क्या करूं? मैंने तो रिवाइज ही ना करा, चलो करता हूं। अब करता हूं तो फिर काइनेटिक्स का नंबर आया रिवीजन करते करते, और काइनेटिक्स में रिवीजन आया तो अब और 4-5 दिन भी नहीं बचे, अब 2 ही दिन बचे हैं। अब क्या करूं? एक काम करता हूं, मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन छोड़ देता हूं, टाइम नहीं है, क्या करूं? ये फर्स्ट ऑर्डर मेथड से किस तरीके से एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन है ये भी छोड़ देता हूं। चलो एक काम करता हूं, रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ लेता हूं। अरे पागल हो गया, ऐसी इमरजेंसी में अगर छोड़ना हुआ तो क्या छोड़ोगे? ये छोड़ोगे ना, रिवर्सिबल रिएक्शन। मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन क्यों छोड़ोगे? उस पर तो जेई में क्वेश्चन आते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्यों छोड़ोगे? उस पर ही तो क्वेश्चन आते हैं। छोड़ना है ऐसे मौके पे तो फिर ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ो। तो कई बार स्टूडेंट्स को कम टाइम अगर अवेलेबल हो, प्रॉपर मैनेजमेंट ना हो पाया हो, जो कि अक्सर आपके साथ होता है। आपके हर 3 हफ्ते पर टेस्ट होते हैं, टेस्ट से पहले हर टेस्ट देने के बाद सोचते हो अगली बार देखना क्या करता हूँ, पहले से तैयारी करके रखूंगा, शुरू से तैयारी करूंगा, टेस्ट बढ़िया से फोड़ के आऊँगा बढ़िया से। फिर वही चीज़ रिपीट हो जाती है, अरे यार रिवीजन ना कर पाया, इसलिए कई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया, फार्मूला भी याद नहीं आता, सिंपल फार्मूला भी याद नहीं आता अगर रिवीजन प्रॉपर ना हो तो ये जेई में भी कई बार स्टूडेंट्स के साथ होता है। और जो स्टूडेंट सावधान हैं, पढ़ के चल रहे हैं, प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, समय पर सोते हैं, समय पर खाते हैं, समय पे, हाँ, तो ऐसे केसेस में उनको दिक्कत नहीं आती। बट थोड़ा सा अगर मिसमैनेजमेंट हुआ टाइम का तो फिर ये स्थिति आ जाती है जो मैंने अभी बयां की है, बताई है। तो ऐसे केस में बच्चा लोग ध्यान दें, अगर छोड़ना हुआ काइनेटिक्स में तो क्या छोड़ोगे? ये छोड़ोगे रिवर्सिबल रिएक्शन। इसके बाद आएगी कॉन्जिक्यूटिव डीके, ऑल दैट यू विल लीव। तो गाइज ये कुछ पॉइंट्स थे रिगार्डिंग दिस, ये था रिवर्सिबल रिएक्शन। चलिए आज बस यहीं स्टॉप करते हैं, दैट्स इट फॉर नाउ।